विधानसभा के बजट सत्र के अब चंद दिन शेष। सरकार का विधायी कार्य को निपटाने पर जोर। सदन में 18वें दिन पक्ष विपक्ष विधायकों ने लोकहित और विकास का उठाया मुद्दा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिपरिषद की होगी बैठक। नेता प्रतिपक्ष ने साहिबगंज में आदिवासी बच्चों की मौत को लेकर स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठाए सवाल। हजारीबाग में एनडीपीसी के डीजीएम हत्या मामले में शूटर समेत 4 अपराधी गिरफ्तार। पिस्टल और अन्य चीजें बरामद। डीआईजी ने कहा अमन साहू के करीब ने कराई थी हत्या। और सीएम आवास में दावत इफ्तार का आयोजन। खास और आम सभी हुए शामिल। रामनवमी दूसरी मंगलवारी का जुलूस आज। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों में आज कई विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। लोकसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान सांसदों ने सवाल पूछे, जिनका मंत्रियों ने जवाब दिया। केंद्रीय मत्स्य और पशुपालन मंत्री राजीव रंजन सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन से देश में दुग्ध उत्पादन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। किसान जो है वो पशुधन के साथ जुड़े हुए और उसमें 70% महिलाएं हैं जो पशुपालन के साथ जुड़ी हुई हैं और उनके रोजगार और पोषण की व्यवस्था इससे होती है। प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार 2014 में आने के बाद उन्होंने उत्पादकता और उत्पादन दोनों को बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया और उसके आधार पर उन्होंने राष्ट्रीय गोकुल मिशन चलाया। राष्ट्रीय गोकुल मिशन का परिणाम यह है कि जहां 2014-15 में 146.3 मिलियन मीट्रिक टन दूध का उत्पादन होता था, 23-24 में 239.30 मिलियन मीट्रिक टन दूध का उत्पादन हुआ। 63.5% का ग्रोथ हुआ। रक्षा उत्पादन में भी देश की धमक दिख रही है। रक्षा उत्पादन में जहां 174% की वृद्धि हुई है, वहीं रक्षा निर्यात में 30 गुना बढ़ा है। इस वित्तीय वर्ष में रक्षा उत्पादन में अब तक की सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। 2014-15 में रक्षा उत्पादन 46,429 करोड़ की तुलना में 2023-24 में 174% बढ़ गया है। प्रमुख स्वदेशी रक्षा प्रणालियों में धनुष आर्टिलरी गन सिस्टम, मुख्य युद्ध टैंक अर्जुन, हल्का लड़ाकू विमान तेजस, आकाश मिसाइल, विमान वाहक पोत, पनडुब्बियां आदि शामिल हैं। 2023-24 में देश से रक्षा उत्पादों का निर्यात 21,083 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। निर्यात में 2013-14 की तुलना में 30 गुना की वृद्धि हुई है। विधानसभा के बजट सत्र के अब चंद दिन शेष हैं और सरकार का विधायी कार्यों को निपटाने पर विशेष फोकस है। सत्र के 18वें दिन आज विधानसभा में विकास और लोकहित के सवालों का प्रभारी मंत्रियों ने जवाब दिया। विधायक जयराम कुमार महतो ने निजी क्षेत्रों में 75% आरक्षण का मुद्दा उठाया कि अगर जिन निजी कंपनियों ने आपके इस नियम का अनुपालन नहीं किया, क्या आप उस पर कार्रवाई करने का पक्ष रखते हैं? माननीय विधायक जयराम महतो जी का सवाल है। सवाल वाकई में लाजमी है महोदय कि इन्होंने पूर्व की बात किया है, तो महोदय हम जांच करा लेते हैं। अगर इस तरह की कोई बात उसमें आती है महोदय, और माननीय विधायक जी को भी हम सूचना दे देंगे, तो अगर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी होगा महोदय तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे महोदय। नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने स्पष्ट किया है कि मैया योजना से सिर्फ अयोग्य लाभुकों के नाम ही काटे गए हैं। सदन में कल यह मामला उठने पर उन्होंने बताया कि चुनाव के पहले जब योजना की शुरुआत हुई थी, तब तत्कालीन सांसदों और विधायकों ने लाभुकों के नामों की अनुशंसा भी की थी, जिसके आलोक में निचले स्तर पर अधिकारियों ने इस योजना का लाभ दिया। सरकार गठन के बाद जब योजना की समीक्षा हुई, तब अयोग्य लोगों के नाम काटे गए। राज्य में जल्द ही लगभग 5,000 पदों पर पुलिस की बहाली की जाएगी।
प्रभारी मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कल विधानसभा में कहा कि इसको लेकर विज्ञापन निकाला जाएगा। श्री प्रसाद ने यह भी बताया कि उत्पाद सिपाही की बहाली में विसंगति की वजह से विलंब हुआ है। कैबिनेट की बैठक में अब इसे लेकर स्पष्ट निर्णय हो गया है और जल्द ही बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी। राज्य सरकार अगले वित्तीय वर्ष में जातीय सर्वेक्षण कराएगी। भू राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ ने कल विधानसभा में प्रदीप यादव के सवाल पर इस आशय की जानकारी दी। श्री बिरुआ ने कहा कि जातीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी कार्मिक विभाग को वर्ष 2024 में दी गई थी। सरकार अब यह विचार कर रही है कि किस एजेंसी से यह कराया जाए। इसको लेकर अन्य पहलुओं पर भी सरकार विचार कर रही है। इधर जातीय जनगणना सर्वेक्षण के विषय पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जातीय जनगणना के नाम पर झामुमो और कांग्रेस सरकार केवल राजनीति कर रही है। सरकार 2 वर्षों से ओबीसी जनगणना कराने में असफल रही है, जिस कारण निकाय चुनाव अब नहीं हो पाया है। नहीं कर सका, इस कारण से आज भी नगर निगम के चुनाव पर क्या बोलते हैं बचा हुआ है। इसलिए इससे क्या उम्मीद करेगा? सिर्फ राजनीति करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। भाई जहाँ जहाँ उनकी सरकार है वहाँ तो करे और वहाँ तो कोई मॉडल तो बना करके दिखावे। कहाँ रोकते हैं? किसी ने कोई रोका नहीं है। आजसू पार्टी प्रमुख सुदेश कुमार ने कल गोड्डा में प्रमंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने युवाओं के रोजगार के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार के पास युवाओं के भविष्य को लेकर कोई ठोस योजना नहीं है। सरकार को विकास की चिंता नहीं, बल्कि वह समाज को विभाजित कर वोट बैंक की राजनीति करने में व्यस्त है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू पार्टी के सांगठनिक विषयों को लेकर बेहद सक्रिय हैं। आज से उनका राज्य का दौरा शुरू हो रहा है। इस दौरान वे नेताओं और कार्यकर्ताओं से संगठन की मजबूती और विस्तार को लेकर विचार विमर्श करेंगे, ताकि दीर्घकालिक योजना बनाई जा सके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज राज्य में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि बैठक में मैया योजना के शेष लाभुकों को बकाया किस्त देने पर विचार किया जा सकता है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य की गिरती स्वास्थ्य व्यवस्था पर चिंता जताई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मरांडी ने कहा कि साहिबगंज जिले में ब्रेन मलेरिया के प्रकोप से गरीब आदिवासी बच्चों की मौत दुखद है। साहिबगंज जिले के खुद मुख्यमंत्री निर्वाचित होते हैं, उसके बावजूद यहाँ की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था चिंताजनक है। श्री मरांडी ने स्वास्थ्य मंत्री पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि वे अपने विभागीय कामकाज को छोड़कर विशेष जाति समूह पर टिप्पणी करने में लगे हुए हैं। पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता से कल प्रशिक्षु आईएएस अधिकारियों ने मुलाकात की। इस दौरान डीजीपी ने उन्हें विधि व्यवस्था प्रबंधन और आंतरिक सुरक्षा जैसे विषयों पर जानकारी दी। साथ ही सेवा के दौरान आने वाली चुनौतियों पर उनका मार्गदर्शन भी किया। इस मौके पर पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। इन प्रशिक्षुओं ने पिछले दिनों राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से भी मुलाकात की थी। डीजीपी नियुक्ति नियमावली और अनुराग गुप्ता के बतौर नियमित नियुक्ति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर कल झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति दीपक रोशन की खंडपीठ ने इस मामले में राज्य सरकार, केंद्रीय गृह मंत्रालय और डीजीपी अनुराग गुप्ता को नोटिस जारी किया है। प्रार्थी की ओर से वकीलों ने बताया कि डीजीपी नियुक्ति नियमावली में राज्य सरकार ने यूपीएससी की भूमिका को हटा दिया है, जो उचित नहीं है। राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के मामले पर भी उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ को महाधिवक्ता राजीव रंजन ने बताया कि नेता प्रतिपक्ष की राज्य में नियुक्ति हो गई है। जल्द ही आयोग में रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सरकार के जो
जवाब को देखते हुए खंडपीठ ने मामले की सुनवाई को स्थगित कर दिया। अब इस पर 16 जून को सुनवाई होगी। आपका पसंदीदा डीडी झारखंड नए तेवर और नए कलेवर के साथ में आपके बीच है, ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंचे। आपका अपना पसंदीदा डीडी झारखंड, गांव से लेकर कस्बों और शहरों तक की है धड़कन, सटीक विश्वसनीय, राजनीति के मंच से सत्ता के गलियारों तक, खेत से खलिहान और मनोरंजन से इंफोटेनमेंट तक, खेल के मैदान से रंगमंच की खबरों तक, सब कुछ देखिए हमारे प्रादेशिक समाचार में हर रोज दोपहर 12:30, शाम 6:30 और 7:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ डीडी झारखंड पर। एक देश एक चुनाव को लेकर गठित संसदीय समिति की आज बैठक होगी। समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने दूरदर्शन से खास बातचीत में कहा कि एक देश एक चुनाव को लेकर सभी स्टेक होल्डर्स से राय ली जा रही है। आम लोग इस विचार के पक्ष में हैं। पीपी चौधरी की अध्यक्षता वाले जेपीसी लगातार इस मुद्दे पर सभी हितधारकों की राय ले रहे हैं। इसमें छात्र, किसान, पत्रकार, जज, राजनीतिक दल शामिल हैं। लीडर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं और लीगल फ्रेटर्निटी के जैसे जुडिशरी से हैं या सीनियर एडवोकेट्स वगैरह वो भी हैं। फिर आप देखिए कि प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी हैं, थिंक टैंक्स भी हैं और एजुकेशन से संबंधित टीचर्स भी होंगे, स्टूडेंट्स भी होंगे, स्टूडेंट यूनियंस भी होगी, लेबर यूनियन भी होगी, फार्मर्स भी होंगे। एनटीपीसी के डीजीएम की हत्या मामले में पुलिस ने शूटर समेत 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। डीआईजी संजीव कुमार और हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार ने संयुक्त प्रेस वार्ता आयोजित कर इस बात की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि 8 मार्च को डीजीएम कुमार गौरव की हत्या गैंगस्टर अमन साहू के करीबी ने कराई थी, जिसका उद्देश्य कोयला कंपनियों में दहशत फैलाना था। डीआईजी ने बताया कि हत्या में इस्तेमाल पिस्टल और मोटरसाइकिल समेत अन्य चीजें बरामद की गई हैं। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी और तकनीकी साक्ष्य के आधार पर पुलिस हत्यारों को पकड़ने में कामयाब हुई। झारखंड ही नहीं, झारखंड के बाहर भी कई जगह इन लोगों ने छापामारी भी किया और फाइनली 4 अपराधकर्मी, इसमें मुख्य जो शूटर था, शूटर के साथ जो उसका राइडर था और रेकी करने वाला और हथियार सप्लाई करने वाला, इन चारों अपराधकर्मी की गिरफ्तारी टीम के द्वारा सुनिश्चित की गई है। नक्सलियों के खिलाफ राज्य में पुलिस और सुरक्षा बलों का अभियान लगातार जारी है। गढ़वा के बूढ़ा पहाड़ इलाके से सुरक्षा बलों ने नक्सलियों द्वारा जंगल में छिपाकर रखे गए 1-2 किलो के आईईडी को बरामद कर उसे नष्ट कर दिया। कल हमारी बूढ़ा पहाड़ पर जो कंपनी है उनके द्वारा ऑपरेशन में तुमेरा गांव के पास 1-2 किलो की आईडी बरामद हुई। कंपनी परसों ऑपरेशन में निकली थी और रात में जंगल में विश्राम की थी और सुबह जब पेट्रोलिंग से आ रही थी तो उनके सर्च पार्टी के द्वारा सर्च करने पर एक आईडी मिला जो कि जमीन के नीचे दबा हुआ था, जो प्रेशर आईडी था। और मिलने के बाद तुरंत बीडीडी टीम को बुलाया गया और उसको वहीं पर निष्क्रिय करके डेमोलिश कर दिया गया। धनबाद एसीबी की टीम ने गोमिया अंचल कार्यालय से कल एक राजस्व कर्मचारी को 20,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। इस राजस्व कर्मचारी पर ऑनलाइन पंजी में नाम सुधरवाने के एवज में रिश्वत मांगने का आरोप है। एसीबी ने जानकारी मिलने पर राजस्व कर्मचारी को धर दबोचा।
माह रमजान को लेकर रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास में कल दावती इफ्तार का आयोजन किया गया। इस दौरान सरकार में शामिल कई मंत्री, मुख्यमंत्री की पत्नी विधायक कल्पना सोरेन समेत खास और आम सभी शामिल हुए। दावती इफ्तार में सभी धर्म समुदायों की उपस्थिति दिखी। मुख्यमंत्री ने राज्य की खुशहाली और बरकत तथा रहमत की दुआ की। सभी ने सामूहिक रूप से रोजेदारों के साथ इफ्तार कर सामाजिक समरसता का परिचय दिया। रामनवमी को लेकर आज राज्य भर में दूसरी मंगलवारी का जुलूस निकलेगा, जिसको लेकर अखाड़ों द्वारा तैयारियां की गई है। रांची के मेन रोड और आसपास के इलाकों से यह जुलूस अपर बाजार स्थित महावीर चौक पहुंचेगी, जहां राम भक्तों का स्वागत किया जाएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्मोत्सव रामनवमी 6 अप्रैल को मनाया जाएगा। दुमका के सिद्धो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय में विभिन्न मांगों को लेकर छात्र समन्वय समिति ने तालाबंदी की और जमकर नारेबाजी की। समिति विश्वविद्यालय के 4 संविदा बीएड कॉलेज की मान्यता रद्द करने के खिलाफ आंदोलनरत है। सबसे बड़ी ये बात रही है कि VC जो विमल प्रसाद हैं, ये इन्होंने साफ जाहिर करवा दिया कि यहाँ से आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के नाते, आदिवासी छात्र छात्रा होने के नाते इन्होंने घृणा दृष्टि के रूप से हम लोगों से मिलना नहीं था। इसीलिए आज हम लोगों ने तालाबंदी किया और इस VC को हम लोगों ने यहाँ से हटाने का कार्य करेंगे। और जब तक इस बीएड कॉलेज का मान्यता प्राप्त नहीं हो जाता है, उसका रिपोर्ट नहीं आ जाता, उसका मान्यता का लेटर नहीं आ जाता, तब तक सिद्धो कान्हू यूनिवर्सिटी भी तालाबंदी रहेगा। राज्य में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। साहिबगंज के रिवर थाना क्षेत्र से पुलिस ने गंगा नदी में नाव पर ले जा रहे विदेशी शराब की बड़ी खेप पकड़ा है, जिसकी कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई जा रही है। इस मामले में पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से कुछ नगद रुपए और मोबाइल बरामद किए गए हैं। शराब की खेप को बिहार ले जाने की योजना थी। ऐसी सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्ति अवैध शराब का खेप कहीं सप्लाई करने के इरादे में हैं। गंगा नदी थाना क्षेत्र की पुलिस नाव से सर्च करते हुए वहां पहुंची और नाव पर लेते हुए अवैध देशी शराब को बरामद किया गया और जिसकी कीमत अनुमानित कीमत लगभग 2 लाख रुपये होगी। आज गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायिक कक्षा में भेजा गया। वहां से एक व्यक्ति रूदल सिंह को गिरफ्तार किया गया। रांची के मराम गोम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में आजकल राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग के तहत मैच खेले जा रहे हैं। प्रतियोगिता के 5वें दिन कल मेजबान झारखंड, ओडिशा, मिजोरम और महाराष्ट्र ने अपने अपने मैच जीते। झारखंड ने एक तरफा मुकाबले में मणिपुर को 8-0 से हराया। रांची में कल अस्मिता हॉकी लीग का समापन हो गया। जूनियर वर्ग में सिमडेगा की टीम चैंपियन बनी, वहीं सब जूनियर वर्ग का खिताब रांची के नाम रहा। समापन समारोह के दौरान विजेता और उपविजेता टीमों को पुरस्कृत किया गया। मौके पर हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। इधर बोकारो में अस्मिता महिला जूडो लीग का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के विभिन्न जिलों की 150 खिलाड़ियों ने दांवपेंच का उम्दा प्रदर्शन कर कई पदकों पर कब्जा जमाया। बोकारो के स्थानीय एमडीएम स्कूल में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के तत्वावधान में बोकारो जूडो संघ द्वारा अस्मिता महिला जूडो लीग में खिलाड़ियों ने भरपूर दमखम दिखाया। इस दौरान उन्होंने दाव पेंच का उम्दा प्रदर्शन कर 36 स्वर्ण, 36 रजत और 60 कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। हर जूडो में अनस्टॉपेबल स्पिरिट।
मौके पर मौजूद बोकारो जूडो संघ के सचिव राजीव सिंह और अन्य अतिथियों ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने बताया कि देश भर में बोकारो समेत 25 शहरों का चयन अस्मिता महिला लीग के लिए किया गया था, जो गर्व की बात है। ये प्रोग्राम जो कराया जा रहा है पूरे इंडिया में 25 सिटीज़ को चुना गया था, जिसमें कि बोकारो भी इस बार मौका मिला है जूडो को आयोजन करने का, जो आप देख रहे हैं। Whole new generation of aspirants who want to excel well, not only in judo, not only in other martial arts, but also in sports as general. And this is going to be a great inspirational moment to all of you. उन्होंने कहा कि अस्मिता महिला लीग आधी आबादी के सशक्तिकरण की बड़ी पहल है और जूडो को इसका प्रतीक भी समझा जाता है। जूडो को महिला सशक्तिकरण का प्रतीक माना गया है, जिनमें दमखम के साथ बच्चे खेलते हैं और नारी सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। बोकारो में अस्मिता महिला जूडो लीग का आयोजन निश्चित रूप से महिला खिलाड़ियों के लिए बड़ा खेल मंच रहा, जहां उन्हें राज्य स्तर पर अपनी प्रतिभा को दिखाने और परखने का अवसर मिला। आने वाले समय में ये खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना जलवा बिखेर सकती हैं। डीडी न्यूज के लिए बोकारो से मनोज की रिपोर्ट। तमिलनाडु के एरोड में आयोजित 13वीं सीनियर नेशनल पैरा वॉलीबॉल चैंपियनशिप में झारखंड की महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक हासिल किया। टीम ने पूरी प्रतियोगिता में दमदार प्रदर्शन किया। फाइनल मुकाबले में झारखंड का सामना हरियाणा से हुआ, जिसमें बेहतरीन प्रदर्शन के बावजूद टीम को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद निवासी प्रसन्नजीत दास पर्यावरण और स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 195 देशों की यात्रा पर निकले हैं। इस क्रम में वे बोकारो पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पर्यावरण और स्वास्थ्य को लेकर जन जागरूकता पर जोर दिया। जी, मेरा जो मिशन है पेडल फॉर ग्रीन, प्लांट फॉर पीस, डोनेट ब्लड एंड राइट फॉर हेल्थ, यानी कि पर्यावरण के ऊपर है और साथ ही साथ सेहत का एक मैसेज लेते हुए मैं चल रहा हूँ साइकिल से क्योंकि साइकिल पर्यावरण का दोस्त है, इससे कोई प्रदूषण नहीं फैलता और इसी के साथ साइकिल चलाने से आपका सेहत भी अच्छा रहता है। तो यही मैसेज देते हुए और सेहत अच्छा रखने का एक और उपाय है, साल में 2 बार रक्तदान के लिए आगे आए, क्योंकि आपका किया हुआ रक्तदान किसी मरीज के प्राण बचाने में भी काम आएगा और साथ ही साथ आपके लिए भी हेल्थ बेनिफिट होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 120वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम के लिए लोग अपने विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 के माध्यम से दे सकते हैं। बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं या फिर नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात। देश भर की महिलाओं को स्वरोजगार से समृद्ध बनाने की दिशा में भारत सरकार काम कर रही है। इसी के तहत हजारीबाग में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत रसोइया सह सहायिका कुकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत हजारीबाग में पहली बार रसोइया सह सहायिका कुकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में राज्य भर की रसोइया और सहायिकाओं ने 100 से अधिक प्रकार के व्यंजन बनाए। प्रतिभागी मंजू गुरुंग ने बताया कि प्रतियोगिता में मुख्य रूप से मोटे अनाजों से बने व्यंजन बनाए गए।
एक्चुअल में ये स्टेट लेवल कुकिंग कंपटीशन है MDM, जो हमारे स्कूलों में रसोइया जो खाना बनाती है उनको प्रोत्साहित करने के लिए ये आयोजन किया गया है, जिसमें हम कैसे 2-3 चीज़ है जो मड़वा को अभी हम लोग MDM के रूप में स्कूलों में ला रहे हैं, तो उससे बच्चे कैसे इसको अपने मिड डे मील में हम लोग शामिल कर सकते हैं, मोटा अनाज को क्या क्या बना सकते हैं। झारखंड राज्य के 45,496 स्कूलों में मिड डे मील योजना संचालित है। योजना के राज्य समन्वयक विनोद कुमार तिवारी ने कहा कि प्रतियोगिता का पूरा विवरण भारत सरकार को भेजा जाएगा, जो कि आगे की कार्य योजना तैयार करने में मददगार साबित होगा। तो ये जो प्रतियोगिता आप देख रहे हैं आज, वो 75,421 रसोइया के बीच प्रतियोगिता करते हुए, उसको पार करते हुए आज यहाँ प्रत्येक जिला से एक रसोइया यानी 24 रसोइया यहाँ पहुंची है। ये फिर हमारा जाता है, जो प्रोग्राम होगा इसका सारा रिपोर्टिंग भारत सरकार को जाता है, और ये भारत सरकार के द्वारा सारे ऑल ओवर इंडिया के लिए मैंडेटरी है। देश भर के सरकारी स्कूलों के बच्चों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने की दिशा में केंद्र सरकार पहल कर रही है, जिसे लेकर झारखंड में आयोजित रसोइया सह सहायिका कुकिंग प्रतियोगिता में डीडी न्यूज के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। और अब बात मौसम की। राज्य भर में मौसम आजकल शुष्क बना रहा। आगामी 30 मार्च तक आकाश के मुख्यतः साफ रहने और मौसम के शुष्क बने रहने की संभावना है। वहीं अगले 4 दिनों के दौरान तापमान में धीरे धीरे 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। राज्य के अधिकांश जिलों में एक बार फिर से पारा ऊपर की ओर चढ़ रहा है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। गढ़वा जिले के उपायुक्त शेखर जमुआर की अध्यक्षता में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम को लेकर गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक संपन्न हुई। बैठक में उपायुक्त ने विभिन्न योजनाओं और राजस्व संग्रहण समेत अन्य विषयों की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। गिरिडीह जिले के पचंबा थाना अंतर्गत 22 मार्च को एक व्यक्ति की फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेने की सूचना पर पचंबा थाना पुलिस ने जांच के क्रम में पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ की, तो उसने अपने स्वीकारोक्ति बयान में बताया कि उसने साड़ी से अपने पति का गला घोंटकर हत्या की और फिर उससे फंदे से लटका दिया। इस मामले में आरोपी को जेल भेज दिया गया है। साहिबगंज जिले में उपायुक्त हेमंत सती की अध्यक्षता में जिला स्थापना समिति एवं अनुकंपा समिति की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान 150 अनुकंपा मामलों की गहन जांच कर पात्र आवेदकों को नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल किया गया तथा शेष आवेदकों को दस्तावेज पूर्ण कर अगली बैठक में रखने का निर्देश दिया। पूर्वी सिंहभूम जिले के उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित स्वास्थ्य और समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में कुपोषण उपचार, संस्थागत प्रसव, टीबी मुक्त अभियान, एनीमिया मुक्त अभियान, टीकाकरण, फाइलेरिया उन्मूलन अभियान, गर्भवती महिलाओं की जांच, कुष्ठ उपचार और अन्य विभागीय कार्यों की समीक्षा की गई। हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विष्णु गढ़ ने हजारीबाग जिले के नए थाना भवन आंगो थाना का उद्घाटन किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा के बजट सत्र के अब चंद दिन शेष। सरकार का विधायी कार्य को निपटाने पर जोर। सदन में 18वें दिन पक्ष विपक्ष के विधायकों ने लोकहित और विकास का उठाया मुद्दा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिपरिषद की होगी बैठक। नेता प्रतिपक्ष ने साहिबगंज में आदिवासी बच्चों की मौत को लेकर स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठाए सवाल। हजारीबाग में एनटीपीसी के डीजीएम हत्या मामले में शूटर समेत 4 अपराधी गिरफ्तार। पिस्टल और अन्य चीजें बरामद। डीआईजी ने कहा अमन साहू के करीबी ने कराई थी हत्या। और सीएम आवास में दावत इफ्तार का आयोजन। खास और आम सभी हुए शामिल। रामनवमी की दूसरी मंगलवारी का जुलूस आज।